अब बात करते हैं विस्तार से इन तमाम खबरों की। आयुषी, देखिए बरेली के जो सिटी मजिस्ट्रेट हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया और इस्तीफे के पीछे दो बड़ी वजहें। तो माघ मेले में अभी मुक्तेश्वर के साथ जो हुआ उसको अपमान के तौर पर देखा जा रहा है। दूसरा, यूजीसी के नियमों को लेकर कड़ा ऐतराज है। और यहाँ पर जो बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट हैं अलंकार अग्निहोत्री, उन्होंने इस्तीफा अपना दे दिया और इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ी कार्रवाई भी की है। बिल्कुल, तो मजिस्ट्रेट के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश अब दे दिए गए हैं। बरेली मंडल के आयुक्त जांच अधिकारी के तौर पर अलंकार अग्निहोत्री मामले की जांच करेंगे। इस्तीफा स्वीकार किए जाने से पहले हुए निलंबन के दौरान जांच पूरी होने तक अलंकार अग्निहोत्री शामली डीएम कार्यालय से संबद्ध रहेंगे। देखिए, आप जैसे कि हमने आपको बताया, यूजीसी की नई गाइडलाइन और शंकराचार्य विवाद को लेकर बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने सोमवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। और जो तस्वीर आप देख रहे हैं, हाथ में ये पोस्टर लेकर वो अपना विरोध यहां पर जता रहे थे, जिसके बाद काफी हंगामा भी हुआ और अब उन्होंने देर रात अपना आवास भी यहां पर खाली कर दिया। पीछे का बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई, आपको बता दें, बरेली सिटी मजिस्ट्रेट के इस्तीफे पर बड़ी खबर यह है कि देर रात सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने अपने आवास को खाली कर दिया। और आवास खाली करने के दौरान उन्होंने मीडिया से बात की और कहा कि वो इस आवास में असुरक्षित महसूस कर रहे थे और इसलिए उन्होंने इसे खाली कर दिया है। डीएम आवास में बंधक बना रखा था। मैंने तुरंत सचिव साहब को कॉल किया, वहां बगल में बैठे थे, कि मुझे यहाँ बंधक बना लिया। तो इन्होंने मैसेज पास किया। जब उनको हमने बता दिया कि हमने बता दिया है सचिव साहब को, तो कप्तान साहब भी बगल में बैठे थे, तो उन्होंने बोल दिया कि ये बता चुके हैं। तब हमें तो आनंद फानंद में जाने दिया, क्योंकि मीडिया में मैसेज पहुंच चुका था। लखनऊ से उनको कॉल आया, जो मेरे लिए बोला गया पंडित पागल हो गया है, स्पीकर फोन पे दे। और कप्तान साहब ने जाके बोला कि अभी अरे आप स्पीकर फोन पे सब सुन रहा है। मुझे पता है, अब ये चेक करिए डीएम साहब की पागल बोला है, कहते हैं पंडित पागल हो गया है। ये लखनऊ से समझौता कॉल आई है, इनसे चेक कराइए, इनके कॉल रिकॉर्ड चेक करिए कि किसने बोला है पंडित पागल हो गया। वही पूरे मामले पर बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री के विवाद पर बड़ी खबर यह है कि अलंकार अग्निहोत्री के आरोप पर एटीएम का बयान भी अब सामने आया है। अलंकार अग्निहोत्री को बंधक नहीं बनाया गया था। जो आरोप वो लगा रहे हैं वो गलत है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो अलंकार अग्निहोत्री है उन्होंने आरोप दरअसल लगाया था कि उनके घर में उनको बंधक यहाँ पर बना लिया गया। उस पर यह स्पष्टीकरण एडीएम की तरफ से दिया गया है। उन्होंने कहा कि हम लोग अलंकार को समझाने की कोशिश वहां पर कर रहे थे। अलंकार अग्निहोत्री गलत आरोप लगा रहे हैं। तो बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट जो नाराज हैं इस बात से कि किस तरह से अभी मुक्तेश्वर के साथ व्यवहार वहां पर किया गया और यूजीसी के नियमों को लेकर कड़े उनके ऐतराज हैं। और अब इस्तीफा उन्होंने दे दिया और देर रात अपना जो सरकारी आवास था वो भी यहां पर खाली कर दिया। और उसमें बड़ा डेवलपमेंट ये था कि उन्होंने अपने आप को बंधक बनाने का आरोप यहां पर लगा दिया था। और उस पर एडीएम ने यहां पर स्पष्टीकरण इस बात को लेकर दिया है कि वो समझाने के लिए वहां पर उनको गए थे और बंधक बनाने वाली बात गलत है। हम तीनों एडीएम प्रशासन, मैं और एडीएम सिटी और कप्तान साहब, डीएम साहब, सब लोग थे। बस ये कर्टसी कॉल मिलने गए थे, वहीं पर वार्ता हुई। मतलब भाई इसको समझाने का प्रयास किया गया कि भाई ये आपका कैरियर है पूरा, अभी नए आप अफसर हैं, आप देख लीजिए, अगर आपको समझ में आता है। बस ये बात हुई, चाय वाय पिलाई गई इनको और मिठाई खिलाई गई, सब बैठा के तो बात हुई। मतलब बहुत ही मतलब एज ए बड़े भाई जैसे जो इतने दिन से नौकरी कर रहे थे ये सर के साथ में, इसी तरीके से बात हुई। और ऐसी कोई बात नहीं, ना ही कोई ऐसा कोई बाथरूम से या कोई ऐसी कोई बात हुई। मतलब इस तरीके कोई घटना नहीं हुई थी, उनको बस समझाने प्रयास किया। तो देखा आपने किस तरह की बयानबाजी यहाँ पर हो रही है इस मामले को लेकर। रणवीर हमारे साथ जुड़े हैं। रणवीर, बड़े आरोप यहाँ पर लगा रहे हैं सिटी मजिस्ट्रेट अग्निहोत्री साहब। आप बताइए जरा किस तरह से अब ये बात आगे बढ़ रही है और इस नाराजगी को कम करने की कोई कोशिश हो रही है या पर कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार? देखिए, अलंकार अग्निहोत्री जो सिटी मजिस्ट्रेट के पद पर रहते हुए सरकार पर बेहद गंभीर आरोप लगा रहे हैं, उनका इस्तीफा पढ़कर कोई भी समझ सकता है कि उन्होंने अपना भविष्य राजनीति में देखा है। वो साफ लिख रहे हैं कि वक्त आ गया है सामान्य वर्ग और खास तौर पे ब्राह्मण वर्ग को प्रतिनिधित्व देने का, यानी रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं। तो उनकी लाइन क्लियर है। लेकिन जो आरोप लगाए हैं वो उस वक्त लगाए हैं जब वो इस्तीफा दिया था, लेकिन इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ था। यानी एक सर्विंग ऑफिसर एक सरकार पर खुले तौर पर आरोप लगा रहा है, वो खुल करके तमाम सारे ऐसे एलिगेशंस लगा रहा है जिसकी वजह से सरकार ने
इस्तीफा स्वीकार करने से पहले उन्हें समझाने बुझाने की कोशिश की। जिलाधिकारी, एडीएम और कप्तान, ये तीनों अधिकारी कल बैठे थे, लेकिन उस बैठक के बाद जब वो बाहर निकलते हैं तो आरोप ये लगाते हैं कि उन्हें लखनऊ से आए किसी फोन की वजह से बंधक बनाने की कोशिश हुई। सवाल ये भी है कि जब जिलाधिकारी एक ऐसे अधिकारी के साथ बैठ के बात कर रहे हैं जो सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, तो जिलाधिकारी वॉशरूम में जाकर स्पीकर पे बात क्यों करेंगे, जो एलिगेशन अलंकार अग्निहोत्री ने लगाए हैं। लेकिन इस बीच में सरकार ने यह फैसला किया है कि अलंकार अग्निहोत्री की जांच डिविजनल कमिश्नर से कराई जाएगी और जब तक ये जांच चलेगी तब तक बतौर पीसीएस अधिकारी उन्हें संभल के जिलाधिकारी कार्यालय से अटैच करके रखा। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब जांच की बात यहां पर की जा रही है। बहुत शुक्रिया रणवीर आपका। लेकिन जिस तरह के आरोप आयुष इन्होंने लगाए हैं वो जाहिर तौर पर सियासी तौर पर काफी हलचल पैदा करेंगे और खबर यह भी है कि अभी मुक्तेश्वर से भी उनकी बात हुई है। बिल्कुल, और बातचीत का एक वीडियो भी जारी हुआ है, वो भी आपको बता दें कि क्या बातचीत हुई है इन दोनों के बीच में। इस्तीफे के बाद सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री और स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद के बीच में फोन पर बात हुई। बातचीत का वीडियो सामने आया। इस वीडियो में स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद इस्तीफा देने वाले सिटी मजिस्ट्रेट से ये कह रहे हैं कि आपने एक झटके में उस पद को छोड़ दिया, निश्चित रूप से ये अत्यंत दुखद है। साथ ही उन्होंने यहाँ पर कहा कि आप जैसे समर्पित और साहसी लोग जब धर्म की सेवा के लिए आगे आते हैं तो ये समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बनता है। अब देखिए कि उनका अगला कदम क्या होता है अग्निहोत्री साहब का। क्या वो धर्म की सेवा में आगे बढ़ते हैं या फिर राजनीति में आगे बढ़ते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इस तरह की प्रतिक्रिया जो उन्होंने हाल में दी है वो एक बड़ी यहाँ पर सुर्खियां बटोर रही है। बिल्कुल, पद पे रहते हुए हम लोगों के मन में दो गंभीर आरोप लगाए। बातचीत भी सुनिए आप, क्या बातचीत हुई है दोनों के बीच। जी नारायण, कैसे हैं आप? हम लोगों के मन में दो तरह की प्रतिक्रिया आपके समाचार सुनने से हो रही है। एक तो दुख हो रहा है कि कितनी लगन से आपने पढ़ाई लिखाई की होगी, तब तो देखा आपने, ये उस दौरान का वीडियो है जब बातचीत हो रही थी स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद और अलंकार अग्निहोत्री के बीच में, जिसमें वो कह रहे हैं कि आपका जो खबर है वो हमने यहाँ पर देखी और ये बड़ा कदम है क्योंकि आपने तैयारी की होगी और बड़ी मेहनत के बाद जो है वो सिटी मजिस्ट्रेट कोई बनता है। तो ये अपडेट इसको लेकर आ रहे हैं। आपको दिखाते हैं कि इस बातचीत में क्या बात हो रही है अग्निहोत्री साहब और स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद के बीच में। जी नारायण, कैसे हैं आप? हम लोगों के मन में दो तरह की प्रतिक्रिया आपके समाचार सुनने से हो रही है। एक तो दुख हो रहा है कि कितनी लगन से आपने पढ़ाई लिखाई की होगी, तब जाकर के इस पद पर आप आए होंगे। आज एक झटके में आपका पद चला गया। लेकिन दूसरी तरफ आपने जिस तरह से सनातन धर्म के प्रति, सनातन धर्म के प्रतीकों के प्रति अपनी गहन निष्ठा का प्रदर्शन किया है, उससे पूरा सनातनी समाज आह्लादित है और आपका खूब खूब अभिनंदन करता है। हम चाहते हैं कि आपके जैसे निष्ठावान लोग सनातन धर्म की सेवा में और आगे आएं। जो पद सरकार ने आपको दिया था उससे बड़ा धर्म के क्षेत्र का पद हम आपको देने के लिए प्रस्ताव करते हैं। तो ताबिश अलंकार अग्निहोत्री को अभी मुक्तेश्वरानंद का समर्थन तो मिल गया है, लेकिन ब्राह्मण समाज का भी जो समर्थन है उन्हें मिलता हुआ नजर आ रहा है और उनके लिए, उनके समर्थन में जो लोग हैं ब्राह्मण समाज के, वो उतरे हुए नजर आ रहे हैं। सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री का ब्राह्मण समाज के लोगों ने समर्थन किया है। अलंकार अग्निहोत्री के आवास के बाहर प्रदर्शन भी इसको लेकर यहाँ पर किया गया। तो एक तरह से जो कदम उन्होंने यहाँ पर उठाया है उसमें अब सवर्णों और जो यहाँ पर ओबीसी है उनकी एक मुद्दा भी यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं यूजीसी का मामला भी इसमें शामिल है जो उनकी नाराजगी यहाँ पर है। अभी मुक्तेश्वरानंद के साथ जो हुआ उसका तो एक मुद्दा वो बनाई यहाँ पर रहे हैं। तो ये देखिए आप तस्वीरें, कैसे यहाँ पर कपड़े उतार कर प्रदर्शन उनके आवास के बाहर किया गया। तो देखा आपने किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और कैसे प्रदर्शन यहां पर हो रहे हैं। तो यूपी में जो पूरा मामला है काफी गरमाया हुआ है, जाहिर तौर पर सियासत भी इस पर जोरों पर हो रही है। और ये विवाद कैसे यहां पर सामने आया, कैसे इस पर इतना मामला बढ़ गया कि बयानबाजी होने लगी, उस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाता है। तो जो ब्राह्मण थे उनकी चोटी घसीट के, आपने वीडियो देखे होंगे किस तरीके से घसीट के जमीन पर उनको पीटा गया। चोटी और जो ये शिखा है ये ब्राह्मण समाज का जो सांस्कृतिक प्रतीक है, उनकी आस्था का प्रतीक है। क्या आप ऐसा किसी अन्य धर्म या जाति के साथ आप कर सकते हैं? उनकी जो मान मर्यादा का हनन किया जाए। मैंने जिलाधिकारी महोदय को ईमेल के माध्यम से
तस्वीर चौंकाने वाली है। ये हैं बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री। अपने नाम के आगे खुद ही लिख रहे हैं रिजाइन। अग्निहोत्री ने हाथ में जो पोस्टर लिया है उसे देखिए। लिखते हैं यूसीजी रोल बैक, काला कानून वापस लो। शंकराचार्य और संतों का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। यानी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से जुड़े विवाद के घटनाक्रम में एक नया एपिसोड जुड़ गया। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा दे दिया। अलंकार अग्निहोत्री इस बात से आहत हैं कि शंकराचार्य के साथ ऐसा बर्ताव क्यों हुआ। आप देखेंगे एक अरसे से उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण विरोधी अभियान चल रहा है। जो हमारे मौनी अमावस्या में जो स्नान था, उसमें जो ज्योतिर्मठ पीठ के जो शंकराचार्य जी हैं, श्री अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज, उनके शिष्यों के साथ, खासकर बूढ़े जो सन्यासियों के साथ तो इतनी पिटाई की गई, लात और जूतों से घूसों से मारा गया। एवं बटुक जो ब्राह्मण थे, उनकी चोटी घसीट के, आपने वीडियो देखे होंगे किस तरीके से घसीट के जमीन पर उनको पीटा गया। चोटी और जो ये शिखा है, ये ब्राह्मण समाज का जो सांस्कृतिक प्रतीक है, उनकी आस्था का प्रतीक है। क्या आप ऐसा किसी अन्य धर्म या जाति के साथ आप कर सकते हैं? उनकी जो मान मर्यादा का हनन किया जाए। मैंने जिलाधिकारी महोदय को ईमेल के माध्यम से, मैंने जो माननीय राज्यपाल महोदय हैं उनको भी ईमेल के माध्यम से, और जो सीईओ हैं जो यूपी जो भारत निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश में, उनको भी ईमेल के माध्यम से। राज्यपाल को भेजे इस्तीफे में अलंकार अग्निहोत्री लिख रहे हैं, तत्काल प्रभाव से अपना त्यागपत्र प्रस्तुत कर रहा हूं। अब केंद्र और राज्य सरकार में न ही जनतंत्र है न ही गणतंत्र, बस भ्रमतंत्र है। देश में अब देसी सरकार नहीं, विदेशी जनता पार्टी की सरकार है। इधर माघ मेला क्षेत्र में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शिविर में भी गणतंत्र दिवस मनाया गया। कैंप की सजावट की गई और शंकराचार्य से मिलने आने वालों का तांता लगा रहा। लेकिन सवाल उठता है कि स्नान से जुड़ा विवाद कब खत्म होगा। और हम तो यही मानते हैं कि सनातन धर्म के लिए प्रचारक हैं, गौ माता के लिए इतना तेज काम बढ़ा रहे हैं, और हम यही सबसे तरफ से क्षमा प्रार्थी हैं कि महाराज जी चल के स्नान करें और ये सबको सनातन धर्म का जयकारा लगा। प्रशासन से चाहते हैं कि जो ये बटुकों का चोटियां खींच करके मारा गया है, ये अत्याचार किया है, और जब तक क्षमा नहीं मांगेंगे महाराज जी स्नान नहीं करेंगे और यहीं पर रहेंगे अपनी पालकी में, जैसे हम लोगों को दर्शन दे रहे हैं विगत लगभग 10 दिनों से, 8 दिनों से। अब तो प्रशासन और संत की लड़ाई है, इसमें देखो क्या होता है। कर लेना चाहिए स्नान बाबा जी को, इनको भी भीड़ के देखते हुए थोड़ा से उतार चढ़ाव करना चाहिए। क्या यहाँ रही कि गणतंत्र दिवस जो मनाया गया हमारे यहाँ हर्षोल्लास के साथ, महाराज जी के साथ लोगों ने मनाया। और दूसरा ये रहा कि पहलू की जो गौ माता है उनको राष्ट्र माता घोषित करने का जो संकल्प रहा है महाराज, जिसके लिए उन्होंने अनशन किया है, उस तरीके का वो संकल्प उन्होंने दोहराया और आम जनमानस को पूरी बातें बताई कि किस तरीके से सरकार जो है इन पर अत्याचार कर रही है। इस बीच यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने फिर से कहा है कि शंकराचार्य अपना विरोध समाप्त करें। मुझे जब बात करने के लिए कहा जाए तो जरूर करूंगा। मैं तो प्रार्थना तो कर ही सकता हूँ, चरणों में शीश झुका सकता हूँ, निवेदन कर सकता हूँ, और वह निवेदन किया हूँ। और आगे भी मैं निवेदन यही करता हूँ कि जो भी विरोध है उसको समाप्त करके और संगम में स्नान करके और जो एक संदेश अनुकूल जाना चाहिए वो देने की कृपा करें। शंकराचार्य से जुड़े स्नान विवाद में समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव की भी एंट्री हो गई है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी वाले लोग जो सनातन की बात करते हैं, जो धर्म की बात करते हैं, अगर वो हमारे शंकराचार्य को अपमान करेंगे तो आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि इनकी क्या नीयत है और क्या मंशा है। ये निंदनीय है और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को माफी मांगनी। मौनी अमावस्या के बाद आज 9वां दिन है। न तो माघ मेले में स्नान विवाद का कोई अंत दिख रहा है और न ही इस पर शुरू हुए राजनीतिक वार पलटवार का। वैसे भी यूपी में मौसम चुनावी है जो अभी लंबा चलेगा।
अब देखिए, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद विवाद पर शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती का भी बयान सामने आया है। सरकार की व्यवस्था बहुत ठीक है, उनका यह कहना है। स्नान करने से किसी को रोका नहीं गया होगा। तो ये दो तरह की राय है आयुषी इस मामले के अंदर। देखिए, एक तरफ लोग वो हैं जो समर्थन कर रहे हैं इस बात को लेकर कि जो व्यवस्था है बिल्कुल ठीक है, और एक तरफ वो लोग हैं जो शंकराचार्य जिस चीजों को लेकर ऐतराज जता रहे हैं वो उनका समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच उन्होंने ये भी यहाँ पर कहा कि तामझाम की वजह से जरूर यहाँ पर रोका गया, क्योंकि जाहिर तौर पर वहाँ पर लोगों की मौजूदगी बहुत ज्यादा है। और स्वामी निश्चलानंद सरस्वती भारत के पूरी ओडिशा के पूर्वामनाय श्री गोवर्धन पीठ के वर्तमान 145वें जगत गुरु शंकराचार्य भी हैं, तो इसलिए उनका ये बयान भी काफी मायने यहाँ पर रखता है। साथ वाले और सरकार दोनों की व्यवस्था बहुत ठीक। महाराज जी, कुछ संत हैं जिनको नहाने के लिए जो रोका गया था, उनको लेकर के क्या कहेंगे? नहाने से तो किसी को रोका नहीं गया होगा, तामझाम से रोका गया होगा। तो देखिए, तो बड़ा एक मामला यहाँ पर बना हुआ है, इस पर और अपडेट हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल एक खबर हादसे की आपको बताते हैं। हाथरस में सड़क हादसा हो गया और यहाँ पर हादसे की तस्वीरें सामने आई हैं। देखिए, किस तरह से बेकाबू कार ने दूसरी कार को जोरदार टक्कर यहाँ पर मार दी। दो गाड़ियों की टक्कर में एक की मौत हो गई है। टायर फटने से बेकाबू हुई तेज रफ्तार कार। पहले तो ये गाड़ी बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आती है और तभी अचानक से गाड़ी का टायर फट जाता है, जिसके चलते ये बेकाबू हो जाती है और एक व्यक्ति की इस गाड़ी की टक्कर में मौत हो जाती है। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। आप देखिए, तेजी से आती हुई ये गाड़ी दूसरी गाड़ी को टक्कर मारती है और बताया जा रहा है कि इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है। यूपी के हाथरस का ये पूरा मामला है। इसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यूपी के हाथरस जिले का ये अलीगढ़ राजमार्ग है। सोमवार को छुट्टी का दिन था तो सड़क पर ज्यादा गाड़ियां भी नहीं थीं, लेकिन तभी एक तेज रफ्तार सामने से आती हुई दिखाई दी। उस तेज रफ्तार कार ने जब बस को ओवरटेक करना शुरू किया तो उसे अंदाजा नहीं था कि ये आसान दिखने वाला काम एक हादसा बन जाएगा। कार जब बस से आगे निकलने की कोशिश कर रही थी तभी सामने से एक ट्रक आ गया, लेकिन ड्राइवर ने तुरंत कार को संभाला और दोनों गाड़ियों से बचते हुए आगे निकल गया। हालांकि वो नहीं जानता था कि अगले ही पल क्या होने वाला है। ओवरटेक करने के तुरंत बाद ही कार का टायर ब्लास्ट हो गया और वो लड़खड़ा गई, इधर उधर भागने लगी। ड्राइवर ने काबू करने की जी तोड़ कोशिश की, लेकिन सब बेकार साबित हुआ। कार तेजी से सड़क किनारे खड़ी एक दूसरी गाड़ी से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि सफेद कार पूरी तरह से पलट गई। इस हादसे में कुछ लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिनका इलाज जारी है। ये पूरा वाकया सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। और कानपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां कानपुर देहात में एक मामूली से विवाद में एक शिक्षक ने एक छात्र की मौत कर दी और बताया जा रहा है कि 500 रुपए का विवाद था, जिसके चलते शिक्षक ने छात्र का गला काटकर उसकी हत्या कर दी। सोचिए, 500 रुपए के लिए किसी की जान यहाँ पर ले ली गई है। ये बहुत ही हैरान करने वाला मामला है, जिसमें जो जानकारियां सामने आ रही हैं वो और ज्यादा हैरान कर रही हैं। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि मिलने बुलाकर इस छात्र पर हमला यहाँ पर कर दिया गया और इलाज के दौरान इस छात्र की मौत हो गई है। तो दो तस्वीरें आपके सामने, आप देखिए इस वारदात के बाद कैसे जो हालात है वहां पर बन गए। और दूसरी तस्वीर में आप देखिए, ये वही छात्र है जिसकी शिक्षक ने गला काटकर उसे मौत के घाट उतार दिया। मिलने बुलाया छात्र को और उसके बाद उस पर हमला कर दिया। इलाज के दौरान छात्र की मौत हो गई। आगे बढ़ते हैं और अब एक बड़ी खबर आपको बताते हैं हम। गैंगस्टर गोल्डी बराड़ से जुड़ी हुई जो जानकारी निकल कर आ रही है उसके मुताबिक गोल्डी बराड़ के माता पिता को गिरफ्तार किया गया है और श्री मुक्तसर साहिब में यह कार्रवाई यहां पर की गई है। आरोप यह है कि इन्होंने फिरौती के पैसे यहां पर इस्तेमाल किए और इस सिलसिले में माता पिता को यहां पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गोल्डी बराड़, आप जानते हैं, कई सारे मामलों में इसका नाम बार बार सामने आता रहा है और एक बड़े गैंग के तौर पर गोल्डी बराड़ को यहां पर देखा जाता है और अब उसके माता पिता पर यह कार्रवाई यहां पर की गई है। और विस्मिता हमारी संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ी है। विस्मिता, कैसे ये कार्रवाई हुई है, क्या डिटेल्स है इस पर? जी, ये केस लॉन्च किया गया था आपके 2024 दिसंबर की बात है ये। तो एक सतनाम सिंह है कंप्लेनेंट इस पूरे मामले में, जिन्होंने ये कंप्लेन की थी कि उनको 50 लाख रुपए की फिरौती की मांग की है। अब नोट करने की बात यह है कि ये फिरौती जो मांगी गई थी उनसे एज पर द FIR, उनसे बोला गया था कि हम बम्बिहा गैंग से फोन कर रहे हैं और ये इंटरनेशनल नंबर से कॉल आया था।
नोट करने वाली बात यह है कि बम्बिहा गैंग और गोल्डी ब्रार गैंग जो है, पहले बिश्नोई गोदारा और ब्रार गैंग जो एक साथ हुआ करता था, वो एंटी है इस बम्बिहा गैंग की। अभी पुलिस वालों ने फिर इनके गोल्डी ब्रार के जो दोनों माता पिता है, सतनाम सिंह और प्रीतपाल कौर, दोनों को अरेस्ट कर लिए इसी 3 दिसंबर 2024 के मामले में। बताया जा रहा है कि ये फिरौती से लेने देने का मामला है। बहुत शुक्रिया तस्कीन आपका सब जानकारी के लिए। तो देखिए, 2 गैंग और उनके बीच में यहाँ पर फिरौती का मामला, जिस सिलसिले में माता पिता को गोल्डी ब्रार के यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है। इस पर और अपडेट आपको देंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और एक और बड़ी खबर आज यहाँ पर है, क्योंकि भारत और ईयू के बीच, यूरोपियन यूनियन के बीच डील होनी है आयुष जी। और ये जो डील है 27 देश यूरोपियन यूनियन के उसमें शामिल होंगे। आप सोचिए, क्योंकि यूरोपियन यूनियन के अंदर 27 देश आते हैं और ये बड़ा व्यापार समझौता है जिसकी आज घोषणा यहाँ पर होने वाली है। बिल्कुल ताबिश, और हमने सुना था किससे पहले कि कहा जा रहा था ऐसे कि ये मदर ऑफ ऑल डील्स होगी, तो सबकी नजरें, और कहा यह भी जा सकता है कि दुनिया में जिस तरीके के हालात बने हुए हैं इस वक्त, तो दुनिया की नजरें हैं इस डील पर कि आखिरकार क्या डील होने वाली है दोनों देशों के बीच में। और दोपहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस डील का ऐलान होगा। मुफ्त व्यापार समझौते पर भी जो ऐलान है वो हो सकता है। तो भारत और ईयू के बीच में ये बड़ा समझौता आज होने वाला है और इस समझौते के बाद व्यापार को बड़ी रफ्तार जो है वो मिल सकती है। इस समझौते के बाद में ये माना जा रहा है। और ये जो डील है आयुषी, इसको आप ऐसे भी समझिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से पल पल में वक्त पर जो टैरिफ की धमकी देते रहते हैं, उसके जवाब के तौर पर भी यहाँ पर देखा जा रहा है। अब ईयू के साथ अगर डील होती है तो ये यहाँ पर आ रहा है कि जितना नुकसान डोनाल्ड ट्रंप की उन टैरिफ की धमकियों से नहीं हुआ था, उससे 10 गुना ज्यादा फायदा भारत को इस डील से यहाँ पर हो जाएगा। तो इस डील के बारे में आपको यहाँ पर बताते हैं कि क्यों ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज ये खास डील होने वाली है, इसको मदर ऑफ ऑल डील्स यहाँ पर कहा जा रहा है, जैसे कि आयुषी ने भी आपको बताया। और इसके पीछे जो वजह है उसको जरा आप यहाँ पर समझ लीजिए, क्यों ये डील बहुत महत्वपूर्ण है। आप मौजूदा हालातों में पीएम मोदी ने एक तीर से कई शिकार यहां पर कर दिए हैं। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच ये सबसे बड़ी डील आज यहां पर होगी, इसकी घोषणा यहां पर हो जाएगी। ट्रंप के टैरिफ बम को भारत का जवाब, इसको यहां पर माना जा रहा है, क्योंकि भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच बड़ा समझौता यहां पर होगा। इससे यूरोप के 27 देशों में भारत बिना टैक्स के कारोबार कर सकेगा और भारत और यूरोपियन यूनियन ने इसे मदर ऑफ ऑल डील करार दिया है, क्योंकि भारत और दूसरी तरफ 27 देश होंगे जिनसे हमारा जो ट्रेड है वो आसान इस डील के बाद हो जाएगा। इसमें व्यापार, रक्षा और तकनीक सहित कई क्षेत्र शामिल हैं। ये भारत का अब तक का सबसे बड़ा व्यापार समझौता होगा, क्योंकि भारत और यूरोप के बीच बीते साल में करीब 12 लाख करोड़ का कारोबार हुआ है और इस डील से भारत और यूरोपियन यूनियन का व्यापार भी और ज्यादा बढ़ने की संभावना है। साथ ही आईटी, डिफेंस, तकनीक सहित कई क्षेत्रों में अवसर भी खुलेंगे। छोटे और मध्यम उद्योगों में रोजगार के अवसर भी यहां पर पैदा होंगे। यूरोपियन मार्केट बहुत बड़ा है और उससे खुलने से भारत को कपड़ा, जूते, चप्पल, रत्न और आभूषण के निर्यात में बढ़ोतरी की भी संभावना है। यूरोपीय कंपनियों को भी भारत में फायदा इससे होगा। ऑटोमोबाइल, पेय पदार्थ, तकनीकी सामान के लिए बेहतर बाजार उनको मिलेगा। आप जानते हैं कि तमाम लग्जरी कार ब्रांड्स जो हैं वो इटली और जर्मनी से हैं, तो उनके लिए भी फायदा हो जाएगा और इस डील से यूरोपीय कारें सस्ती हो जाएंगी और भारत जैसा एक बड़ा बाजार उनको मिल जाएगा। और आप भी अगर एक लग्जरी कार खरीदने की सोचें तो शायद आपको उनकी कीमतों में भी इस डील के बाद फर्क देखने को मिले। But we are on the cusp of a historic trade agreement. हम एक ऐतिहासिक व्यापार समझौते के करीब हैं। कुछ लोगों ने तो इसे मदर ऑफ ऑल डील कहा है। ये एक ऐसा समझौता होगा जो करीब 200 करोड़ लोगों का एक बाजार तैयार करेगा, जो वैश्विक जीडीपी का करीब 1/4 हिस्सा होगा। And crucially, देखिए, इस डील से पहले अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने एक बयान देते हुए इसे रूस और यूक्रेन युद्ध से जोड़ दिया है। सुनिए उनका क्या कहना है। अमेरिका ने रूसी तेल को लेकर भारत पर 25% टैरिफ लगाया, लेकिन यूरोप ने जानबूझकर दूरी बनाई क्योंकि वह भारत के साथ लंबे समय से अटकी फ्री ट्रेड डील को पूरा करना चाहता था। अब यूरोपीय संघ उसी रूसी तेल से बने रिफाइंड प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं। वो अप्रत्यक्ष रूप से उसी युद्ध को फंड कर रहे हैं। तो आईजी, डोनाल्ड ट्रंप के बयानों से और टैरिफ से आप देखिए यूरोपीय देश भी लगता है कि परेशान हो गए। अब भारत के साथ भी उनको बड़ी संभावनाएं पर नजर आ रही हैं, तो महत्वपूर्ण डील है, इस पर आप नजर बनाए रखिएगा। उधर कनाडा के पीएम भारत का दौरा कर सकते हैं, ये भी अपडेट निकल कर आ रहा है। फरवरी या मार्च में ये दौरा हो सकता है जहां पर भारत विजिट करेंगे कनाडा के पीएम।
बिल्कुल, और भारत कनाडा व्यापार समझौते पर दोनों के बीच में वार्ता हो सकती है। ऊर्जा और खनिज पर अहम समझौता भारत और कनाडा के बीच में हो सकता है। तो ये बड़ी खबर मिल रही है कनाडा के पीएम को लेकर, और जल्द ही वो भारत का दौरा कर सकते हैं। मार्क कार्नी और ऊर्जा और खनिज पर समझौता हो सकता है। और ताबिश, वो दिन भी हमें याद है जब एक समय था जब कनाडा के साथ थोड़ी सी तलखी देखी जा रही थी भारत की, लेकिन जब नए पीएम बने उसके बाद थोड़ा संबंधों में सुधार हुआ है। और अब ये जो दौरा होने वाला है कनाडा के पीएम का, वो भी काफी खास रहेगा। बिल्कुल, और अमेरिका से तो कुछ ज्यादा ही तलखी इनकी थी। अमेरिका तो कनाडा को एक और स्टेट बनाने की तरफ बयान दे रहे थे डोनाल्ड ट्रंप। तो देखिए, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा ये दौरा भी जब मार्क कार्नी भारत आएंगे, और इस पर भी यहाँ पर नजर रहेगी कि इसमें क्या अपडेट निकल कर आते हैं। चलिए, तो इंटरनेशनल खबरों पर आगे भी अपडेट आपको देते रहेंगे। एक बार फिर से देश की खबरों की बात कर लेते हैं, और भोपाल से खबर मिल रही है जहां अस्पताल में लूट की वारदात सामने आई है। हॉस्पिटल में लूट की वारदात हुई है। लिफ्ट में मंगलसूत्र छीनकर एक लुटेरा भाग गया, जिसके बाद अस्पताल की सुरक्षा पर भी काफी सवाल उठ रहे हैं। ये तस्वीरें जरा आप ध्यान से देखिए। अस्पताल में कोई इस बात की उम्मीद नहीं कर सकता कि ऐसी वारदात हो जाएगी। देखिए आप कैसे लिफ्ट में एक महिला यहाँ पर होती है, वो बाहर जैसे निकलने वाली होती है, ये व्यक्ति पहले से ताक में होता है कि लिफ्ट खुले और मैं यहाँ पर चेन लेकर भागूं, और ये पूरी की पूरी वारदात यहाँ पर इस सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएं, राजस्थान के नागौर से खबर है जिसको लेकर जो जानकारी निकल कर आई है वो बहुत हैरान करने वाली है। देखिए, यहां पर विस्फोटक मामले में अब जांच में एनआईए जुटी हुई है, और 25 जनवरी को 10,000 किलो अमोनियम नाइट्रेट यहां पर बरामद हुआ था, जिसकी अब एनआईए यहां पर जांच करेगी कि आखिर ये अमोनियम नाइट्रेट इतनी बड़ी तादाद में यहां पर क्यों इकट्ठा किया गया था, क्या इसके पीछे मकसद था, कौन लोग इसके पीछे शामिल थे। तमाम चीजें हैं जो अब जांच का विषय है, और एनआईए इस मामले को अब गहनता से यहां पर इसकी पड़ताल करेगी। इतना बारूद की जमीन शमशान बन जाए, इतना बारूद की किसी भी इलाके का जर्रा जर्रा नस्त नाबूद हो जाए, इतना बारूद कि उसके धमाके से करीब 200 से 300 मीटर के दायरे में आने वाला कंक्रीट का जंगल धराशायी हो जाए। बारूदी पहाड़, पाकिस्तानी आतंकी सनक का सबूत। बारूदी पहाड़ी, गणतंत्र दिवस पर रची गई सबसे बड़ी नाकाम साजिश। सैकड़ों कार्टन, सैकड़ों बोरियां, ये कोई मामूली नहीं है, बल्कि इसमें इतना बारूद भरा है कि कहीं भी कभी भी कोई भी इलाका शमशान में तब्दील हो सकता है। थोड़ा बहुत नहीं, करीब 10,000 किलो अमोनियम नाइट्रेट है, जिसके जरिए दहशतगर्द गणतंत्र दिवस से पहले दहलाने की साजिश रच रहे थे, लेकिन वक्त रहते राजस्थान पुलिस ने नाकाम कर डाला। 10 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट, 9 कार्टन डेटोनेटर, नीले रंग के तार के 15 बंडल, लाल रंग के तार के 9 बंडल। इन सामानों से दहलाने की पूरी तैयारी थी, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने साजिश का भंडाफोड़ कर दिया और पूरा का पूरा सामान जब्त कर लिया, और इसके साथ 58 साल के सुलेमान खान नाम के शख्स को गिरफ्तार कर लिया। और अब बात करेंगे बिहार की गोपालगंज में 48 घंटे के अंदर दिल दहला देने वाली 2 घटनाएं सामने आई है, जिन्होंने बिहार में सुशासन के दावों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है। 2 दिन पहले एक युवती के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया, और वहीं सोमवार को एक मासूम एक हैवान की दरिंदगी का शिकार बन गया। ये दोनों घटनाएं देखिए आप, और इस पर क्या एक्शन लिया जा रहा है वो भी आपको बताते हैं। बिहार से आई ये 2 तस्वीरें एक ही जिले की हैं, गोपालगंज। 2 दिन में ही यहाँ दुष्कर्म की 2 ऐसी वारदातें हुई हैं, जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। शनिवार को गोपालगंज में एक युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया था। पुलिस अभी इस मामले की जांच ही कर रही थी कि सोमवार को 1.5 साल की मासूम बच्ची के साथ भी ऐसी ही घिनौनी वारदात को अंजाम दे दिया गया। हालांकि आसपास के लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसे जमकर पीटा भी। बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। घटना के बाद पीड़िता की हालत नाजुक बनी हुई है, जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गिरफ्तार आरोपी का नाम मोहम्मद सारिक और वो यूपी के बिजनौर का रहने वाला है। जांच में पता चला कि लो गोपालगंज में एक बाइक शोरूम में पेंटर है। नगर थाना बंजारी गांव के आसपास के क्षेत्र में एक 2 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है, जिसमें कि पुलिस के द्वारा त्वरित गति से अनुसंधान किया जा रहा है, और इसमें पुलिस द्वारा एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। शनिवार को ही गोपालगंज में एक युवती के साथ गैंगरेप की वारदात भी हुई थी, जिसके आरोपी अब तक फरार हैं।
ये मामला जहां युवती से सामूहिक दुष्कर्म की वारदात हुई और दुष्कर्म के बाद युवती की जो है आंख फोड़ने तक की जो कोशिश है वो आरोपियों की तरफ से की गई। इस मामले में आपको बताया जैसे जैसे चीजें सामने आ रही हैं वो काफी हैरान कर रही है। मोहल्ले के 2 युवकों ने यहां पर दुष्कर्म किया और मामले में आरोपियों की तलाश अब यहां पर तेज की गई है। तो देखिए, यूपी के मैनपुरी में यूजीसी के खिलाफ आंदोलन का ऐलान किया गया है और सर्व ब्राह्मण समाज के नए अध्यक्ष आशुतोष मिश्रा ने यह ऐलान किया है। सर्व ब्राह्मण समाज ने नए अध्यक्ष यहाँ पर बनाए हैं प्रदेश के और उन्होंने आते ही इस मुद्दे को यहाँ पर उठा दिया है और इनका ये कहना है कि जल्द रणनीति इस पर तय की जाएगी। शिक्षा नीतियों पर नाराजगी यहाँ पर जताई है इन्होंने और कहा कि जल्द इस पर आगे की रणनीति क्या होगी ये हम यहाँ पर तय करेंगे। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में यूजीसी के नियमों को लेकर एक बड़ा सियासी हंगामा मचा हुआ है। इसको लेकर कई जगह पर प्रदर्शन हो रहे हैं, विरोध हो रहे हैं, जिसमें लोग ऐतराज जता रहे हैं नए नियमों को लेकर। और बरेली के तो सिटी मजिस्ट्रेट ने इस्तीफा तक अपना यहाँ पर दे दिया है और ऐसे में सर्व ब्राह्मण समाज की तरफ से इस पर यह प्रतिक्रिया दी गई है। जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उसके आशुतोष मिश्रा, उन्होंने यहाँ पर कहा कि इस पर आगे की रणनीति जल्द हम बनाएंगे। बिल्कुल, तो इससे पहले भी हमने देखा कि ब्राह्मण समाज की तरफ से इस पूरे मुद्दे को लेकर जो है पहले से प्रदर्शन किया जा रहा है और आगे जो है अब ब्राह्मण समाज जो है वो आंदोलन की तैयारी कर रहा है और जल्दी इसका ऐलान भी किया जाएगा। नाराजगी का कोई सवाल नहीं है, सब कोई का अपना अपना हक है। तो यूजीसी ने किया है, बहुत अच्छा काम किया है। ओबीसी का है, अति पिछड़ा का है, अन्य लोगों का जो कहा गया था, हमारे अंबेडकर साहब ने भी कहा था, लोहिया जी ने भी कहा था कि जिसकी जितनी जनसंख्या भारी मिलेगी उसको उतनी हिस्सेदारी, उस रूप में इसको पहले होना चाहिए था। अब किया है तो इसमें किसी को जो हक दे रहे हैं तो हकमारी अभी तक हो रही थी, अब हक देने की बात आई है तो किसी को रंजिश नहीं होना चाहिए। उनके प्रति भी सम्मान है, उनको भी जो उचित हक है दिया जा रहा है। अब इसकी समीक्षा हो रही, मैं व्यक्तिगत अपनी राय जहाँ तक है, मैं चाहूँगा कि इस कमेटी जो बने सभी लोगों सभी वर्गों के मिला के बने ताकि किसी के साथ पक्षपात ना हो सके। सर, यूजीसी कमेटी में सर दलित पिछड़ा ओबीसी को शामिल किया जा रहा है सर और अनिवार्य कर दिया है जिससे तुरंत समाज नाराज, सारी नाराजगी दूर कर दी जाएगी। देखिए, हमारा गणतंत्र हम सबको ये हमें हक देता है कि हम जो भी अपनी बातें हों उनको हम रख सकते हैं और आज जो सरकार है वो हमारी सरकार है, लोगों की सरकार है। तो अगर कोई बात किसी को लगता है कि कोई फर्क होना चाहिए तो अपनी आवाज को उठा सकते हैं, अपनी बात को बता सकते हैं और जो भी कोई बात होगी उसके ऊपर सरकार सोच समझ करके निर्णय लेगी। तो देखा आपने किस तरह की प्रतिक्रिया यहाँ पर हैं। जो तमाम सरकार से जुड़े हुए लोग हैं उनका यहाँ पर कहना है कि इस मसले को हल किया जाएगा, जो भी नाराजगी यहाँ पर है उनको यहाँ पर दूर कर लिया जाएगा। लेकिन सवर्ण समाज इस पर नाराज यहाँ पर दिख रहा है यूजीसी के नियमों को लेकर और मैनपुरी में तो इस पर आंदोलन करने तक की तैयारी यहाँ पर की जा रही है। सर्व ब्राह्मण समाज की तरफ से इसका बाकायदा ऐलान तक यहाँ पर कर दिया गया। तो यूजीसी पर तनातनी लगातार जारी है। कई शहर हैं उत्तर प्रदेश के जहाँ पर इसको लेकर विरोध जो है वो देखने को मिला है। कानपुर में ऐतराज जो है वो जताया गया। बरेली में आप जानते हैं कि सिटी मजिस्ट्रेट का जो मामला है उन्होंने जमकर इस पर खुलकर नाराजगी यहाँ पर जाहिर कर दी है और इसी तरह और जगहों पर भी ऐतराज जो है सवर्ण समाज की तरफ से इस पर जताए गए हैं कि ये जो कमेटी बनाने की बात यूजीसी की तरफ से की गई है इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है और जो सवर्ण बच्चे हैं उनको यहाँ पर दिक्कत हो सकती है और इस सब को लेकर अब ये मामला एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर बनता जा रहा है। बिल्कुल, तो आंदोलन की तैयारी में है ब्राह्मण समाज। वहीं दूसरी तरफ ये भी जानकारी मिल रही है कि दिल्ली में भी जो है यूजीसी का घेराव करने की तैयारी सवर्ण समाज की तरफ से की जा रही है, जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनवाया गया है। वहीं दूसरी तरफ अब पॉलिटिकल रिएक्शंस भी इस पूरे मामले को लेकर देखने को मिल रहे हैं। कोई इसे सही ठहरा रहा है, कोई इसे गलत ठहरा रहा है, लेकिन आंदोलन अब किस तरीके से होता है, क्या जो मांग है वो की जाती है ब्राह्मण समाज की, क्योंकि इससे पहले जिस तरीके से बरेली मजिस्ट्रेट ने इस्तीफा दे दिया था, इसी बात को लेकर वहां भी समर्थन करता हुआ ब्राह्मण समाज नजर आया था। अब
ये ऐलान करने वाले हैं कि जल्द ही आंदोलन किया जा सकता है इस पूरे मुद्दे को लेकर। उसके बाद क्या होता है ये भी देखने वाली बात है। तो उत्तर प्रदेश में आयुषी इसके साथ आप देखिए 3 बड़े मुद्दे अब यहाँ पर हो गए हैं। अब किस तरह से ये 3 बड़े मुद्दे जो हैं वो 2027 के चुनाव की बिसात तय करेंगे तो वक्त यहाँ पर बताएगा। स्वामी अविमुक्तेश्वर की नाराजगी आप देख ही रहे हैं, 9-10 दिन हो चुके हैं वो नाराज यहाँ पर बैठे हुए हैं कि वो अपमान वहाँ पर किया गया माघ मेले में। उनका एक ब्राह्मणों के अपमान को के तौर पर यहाँ पर जो सवर्ण समाज है वो इन सब घटनाओं को यहाँ पर देख रहा है। यूजीसी के नियम जो यहाँ पर कहे गए हैं कि कमेटी यहाँ पर बने हर कॉलेज में ताकि कोई भेदभाव ना हो, उसको लेकर एक बड़े तौर पर यहाँ पर नाराजगी देखने को मिल रही है। तो ये तमाम मामले हैं जिसको लेकर ये कड़ी प्रतिक्रिया यहाँ पर देखने को मिल रही है। रणबीर हमारे साथ हैं। रणबीर, ये सवर्ण समाज के बारे में जरा आप बताइए, इनका दायरा कहां तक है, कहां इनकी स्वीकार्यता है, क्योंकि अब प्रदर्शन की बात ये कर रहे हैं और बढ़ चढ़कर यूजीसी के मामले को उठाने की बात कर रहे हैं। देखिए, पहले तो ये इक्विटी यानी समानता की जो बात हो रही है इस पे विवाद क्यों खड़ा हुआ। दरअसल जो हायर एजुकेशन सेंटर्स है जिसमें यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस आते हैं, इनमें अभी तक जो जातिगत भेदभाव की बात होती थी वो सिर्फ शेड्यूल्ड क्लास और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए होती थी। यूजीसी की नई गाइडलाइन कहती है कि इसमें अगर ओबीसी क्लास का कोई बच्चा या कोई स्टाफ अगर ये एलिगेशन लगाता है कि उसके खिलाफ उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में जातिगत तौर पर भेदभाव हो रहा है तो उसकी भी इंक्वायरी की जाएगी और साथ ही जो कमेटी बनाई जाएगी यूनिवर्सिटी की तरफ से उसमें उस संस्थान का जो मुखिया होगा, जैसे यूनिवर्सिटी है तो वाइस चांसलर, कॉलेज है तो वहाँ के जो भी प्रिंसिपल होंगे वो उसके मुखिया होंगे और वो मुखिया के नीचे जो कमेटी बनेगी उस कमेटी में एक ओबीसी, एक एससी और कम से कम एक महिला और एक दिव्यांग ये कमेटी में शामिल होने चाहिए ताकि जो डिस्क्रिमिनेशन की बात है वो डिस्क्रिमिनेशन के एलिगेशन को जांचा जा सके। ऐसा नहीं हो सकता है कि एससी, एसटी या ओबीसी को के एलिगेशंस की जांच करने के लिए जो कमेटी बनाई जाए उसमें सब सवर्ण भर दिया जाए, इतना ही है। लेकिन इसको जिस तरीके से कहा गया कि जो नया गैजेटेड आया है उसमें क्लॉज नंबर 2, 5, 6 और 7 ये 4 ऐसे क्लॉजेज हैं जो कि सवर्णों के खिलाफ है और इसी को लेकर के लगातार प्रदर्शन हो रहा है। 15 जनवरी से ये लागू हो चुका है, लेकिन अब जो सवर्ण अलग अलग जातियां हैं सवर्णों की क्लास में जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और बाकी जातियां हैं, इनके नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि ये पूरी तरीके से सवर्णों के खिलाफ है, जानबूझकर सरकार जातियों में भेद करना चाहती है और इस वजह से इस तरह के जो नए गाइडलाइंस है यूजीसी की तरफ से वो लाए गए हैं। तो मांग ये हो रही है कि ये जो यूजीसी की गाइडलाइन है इसको सरकार वापस ले ले, लेकिन अब फिलहाल 15 जनवरी से ये लागू हो गया है और इस बीच तमाम ऐसे भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं जो इस्तीफा दे रहे हैं। अलंकार अग्निहोत्री का मामला आपके सामने है जिसमें वो भी यूजीसी को डिस्क्रिमिनेटरी बता रहे हैं और तमाम ऐसे संगठन है, करणी सेना भी आज लखनऊ में एक प्रदर्शन भी करने वाली है। तो इस तरह से ये मामला पॉलिटिकल हो चला। रणबीर, तो क्या ये चुनौती होने वाली है आगे सरकार के सामने, क्योंकि अधिकारी इस्तीफा दे रहे हैं, कई नेता नाराज है, अब समाज जो है वो भी आगे आंदोलन की चेतावनी दे रहा है, तो क्या ये चुनौती रहने वाली है सरकार के सामने आगे? देखिए, निश्चित तौर पे जो देश की जातिगत व्यवस्था है ये राजनीति को चलाती है और खास तौर पे ओबीसी, एससी और एसटी, और इसीलिए आप देखिए कि कई सारे ऐसे धर्माचार्य हैं जो धर्माचार्य खुल करके सामने आए हैं और वो कह रहे हैं कि सरकार का ये जो फैसला है, हालांकि गाइडलाइन यूजीसी की है, लेकिन जो गैजेटियर आया है इस गैजेटियर से जातियों में भेद हो रहा है, सवर्णों को पूरी तरीके से सरकार खारिज कर रही है, इस तरह का आरोप है। हालांकि जो इक्विटी की बात जो यूजीसी की गाइडलाइन है इसको पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि उसके क्लॉज नंबर 5 और 7 में जो लिखा हुआ है उसमें कहीं ये नहीं लिखा है कि सवर्णों को सवर्ण अगर कोई आरोप लगाता है तो उसकी जांच नहीं होगी। लेकिन जो व्हाट्सएप ग्रुप्स पे लोगों को सर्कुलेट किया जा रहा है उसमें ये कहा जा रहा है कि अगर कोई सवर्ण आरोप लगाता है तो उसकी जांच कतई नहीं होगी। बिल्कुल रणवीर, ये बिल्कुल सही पॉइंट आपने यहाँ पर रेज किया कि इस बात को लेकर कहीं ना कहीं आप कहिए कि जानकारी पूरी तरह से नहीं जा पा रही है। क्या वजह है कि ये लग रहा है इस तरह का मैसेज के सवर्णों की बात यहाँ पर नहीं सुनी जाएगी इन कमेटियों में। बहुत शुक्रिया रणवीर आपका इस सब जानकारी के लिए। तो देखिए, इसको लेकर लगातार हम देख रहे हैं कि नाराजगी दिख रही है। अब कैसे यहाँ पर इसका हल निकलता है यहाँ पर वक्त बताएगा। पर आगे बढ़ते हैं और एक और बड़ी खबर आपको बताएं, गंगोत्री धाम से जुड़ी हुई है जहां पर गैर हिंदुओं की एंट्री पर बैन यहाँ पर लगा दिया गया है। गंगोत्री मंदिर समिति ने यह बड़ा फैसला यहां पर लिया है। बिल्कुल, और इससे पहले ताबिश हमने देखा था कि हरिद्वार में भी ये मांग उठी थी कि आने वाले समय में अगर कुंभ होगा तो वहां पर भी जो गैर हिंदू है उनकी एंट्री पर रोक लगा दी जाए। अब 4 धाम पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। समिति के अध्यक्ष है, गंगोत्री समिति के अध्यक्ष सुरेश तेमवाल, उन्होंने ये बयान दिया है कि धाम में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर पूर्ण रूप से रोक रहेगी, जिसका मंदिर समिति ने निर्णय लिया है। और इसी पर एक रिपोर्ट अब आपको दिखाते हैं।
10 दिन पहले हरिद्वार के हर की पैड़ी के ये पोस्टर सोशल मीडिया पर अचानक वायरल हो गए। हरिद्वार में गंगा सभा ने ही ये पोस्टर लगाए थे, जिनमें गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगा दी गई थी। अब ठीक ऐसा ही फैसला उत्तराखंड के गंगोत्री धाम में भी लिया गया है। श्री गंगोत्री मंदिर समिति की बैठक में सर्वसम्मति से ये फैसला हुआ है कि गंगोत्री धाम में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक होगी। समिति की बैठक में इस बात पर भी मुहर लगी है कि पाबंदी सिर्फ गंगोत्री धाम पर ही नहीं, बल्कि मां गंगा के शीतकालीन निवास मुखपा पर भी लागू होगी। अभी भी हम मंदिर समिति गंगोत्री की तरफ से ये घोषणा करते हैं कि किसी भी गैर हिंदू को मां भगवती गंगा के जो मंदिर है उसमें आने से रोका जाएगा। पूर्णतः उनके लिए, गैर हिंदू के लिए मां भगवती गंगा का जो मंदिर है, गंगोत्री धाम है, वो वर्जित होगा। उधर श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के चेयरमैन ने भी इस मामले में विचार करना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि दोनों धामों और मंदिर समिति के तहत आने वाले सभी मंदिरों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने का प्रस्ताव लाया जाएगा और ये प्रस्ताव आने वाली बोर्ड बैठक में ही पेश कर दिया जाएगा। तो देखा आपने, बड़ा फैसला है और जगहों पर भी इस तरह के निर्णय यहाँ पर लिए जा सकते हैं आने वाले वक्त में। लेकिन इस पर किस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है वो भी आप देखिए। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और मुस्लिम धर्मगुरु इस पर क्या कह रहे हैं वो आपको दिखाता है। अभी हिंदुओं को भी पूछने लगे तुम हिंदू नहीं हो, वो कैसे साबित करेगा कि हिंदू हूं मैं? तो ये बड़ा अजीब सवाल है ना, कि वहां भी ये कर देंगे कि मैं हिंदू हूं, ये साबित करो। तो हर चीज के लिए तो साबित करना हो गया ना। तो इनके मन में खोट है। धर्म कोई किसी को मना नहीं करता धार्मिक जगह पर आने के लिए। मैंने वेदों को पढ़ा है, मैंने गीता पढ़ी है, मैंने उपनिषद पढ़े हैं, मैंने रामायण पढ़ी है, मनुस्मृति भी मैंने पढ़ी है। मनुस्मृति में कुछ चीज़ें हैं ऐसी, लेकिन बाकी धार्मिक किताबों में कहीं मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला कि मुसलमान से नफरत करो, ईसाई से नफरत करो, सिख से नफरत करो। सब किताबें मोहब्बत का ज्ञान देती हैं, एक दूसरे के सम्मान का ज्ञान देती हैं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। हिंदू राष्ट्र सनातन बच्चों को लेकर बयान देकर लगातार सुर्खियों में चल रहे धीरेन्द्र शास्त्री ने इस बार फिर एक ऐसा बयान दे दिया है जिस पर अब सवाल उठ रहे हैं। क्या बोले धीरेन्द्र शास्त्री? उन्होंने यहाँ पर कहा कि हिंदुओं की बेटियां दुर्गा बन, काली बन, लेकिन कभी बुर्के वाली ना बन। कार्यक्रम में बाबा रामदेव भी वहां पर मौजूद थे मंच पर। उन्होंने भी यहां पर कह दिया कि जो अपने बच्चों को गुरुकुल में नहीं पढ़ाते वो अंग्रेजों और मुगलों की औलाद। गौरी भी बचाओ, बेटियां भी बचाओ, लव जिहाद से बचाओ। जो अपने बच्चों को गुरुकुल में नहीं पढ़ाते वो भी अंग्रेजों के और मुगलों की औलाद है। जो तू दुर्गा बन, तू काली बन, पर कभी न बुर्के वाली बन। जो गौ माता की सेवा नहीं करते वो सनातनी हिंदुओं के नाम पर कलंक है। बीते कुछ दिनों से लगातार विवादित बयान देकर सुर्खियों में चल रहे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बार फिर ऐसा बयान दे दिया है जो चर्चा का विषय बन गया। तू दुर्गा बन, तू काली बन, पर कभी न बुर्के वाली बन। राजस्थान में कोटा के रामगंज मंडी में आयोजित गौ माता महोत्सव और श्री राम कथा में धीरेन्द्र शास्त्री ने फिर से लव जिहाद की राख छेड़ी। धर्म की रक्षा पर बात करते हुए धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि हमारी बेटियों को बचाओ। गौरी भी बचाओ, बेटियां भी बचाओ, लव जिहाद से बचाओ। हिंदुओं और हिंदू बेटियों से अपील करते हुए धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि बेटियों दुर्गा बन, काली बन, लेकिन कभी न बुर्के वाली बन। आपको धीरेन्द्र शास्त्री का पूरा बयान सुनाते हैं। गाय, गंगा, गुरु, गायत्री और गीता, इन 5 की आपने रक्षा कर ली तो आप अपने सनातन की रक्षा कर लोगे। गाय, गंगा, गुरु, गायत्री, गीता तो बचाओ, पर गौरी भी बचाओ, बेटियां भी बचाओ, लव जिहाद से बचाओ। बेटियों से कहो, बेटियों तू दुर्गा बन, तू काली बन, पर कभी न बुर्के वाली बन। हाँ, बेटियों को भी बचाओ, पर 5 की रक्षा तो भैया प्रण कर लो। धीरेन्द्र शास्त्री की इस कथा में बाबा रामदेव भी शामिल हुए। कथा में गौ माता को लेकर रामदेव ने भी लोगों से अपील की, लेकिन बोलते बोलते रामदेव ने कुछ ऐसा कह दिया जिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। रामदेव ने गौ माता की सेवा नहीं करने वालों को हिंदू के नाम पर कलंक कह दिया।
साथ ही अपने बच्चों को गुरुकुल में नहीं पढ़ाने वालों को अंग्रेजों और मुगलों की औलाद तक कह डाला। तो जो गौ माता की सेवा नहीं करते वो सनातनी हिंदुओं के नाम पर कलंक हैं। दूसरी बात, जो अपने बच्चों को गुरुकुल में नहीं पढ़ाते वो भी अंग्रेजों के और मुगलों की औलाद हैं। कोटा में धीरेन्द्र शास्त्री और बाबा रामदेव के इस बयान को लेकर काफी सवाल उठ रहे हैं। बहरहाल पिछले कुछ दिनों से बाबा बागेश्वर लगातार हिंदू और सनातन को लेकर ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं जो चर्चा का विषय बन जाती है। पिछले दिनों धीरेन्द्र शास्त्री ने क्या कुछ कहा था, आपको सुनाते हैं। बहुत बार हम इस पर बयान दे चुके हैं। सरकार कहती है बच्चे दो ही अच्छे के, चच्चे के 30-30 बच्चे के। हम यही कहेंगे, हिंदुओं अपनी जनसंख्या बढ़ाओ, घटाओ मत। यदि अपने बच्चों की जल जंगल जमीन बचाना है, अपने बच्चों की जोरू जंगल जमीन बचाना है, तो अपनी जनसंख्या बढ़ाइए। जनसंख्या हिंदू बढ़ाएंगे तो ही बढ़िया बचे रहेंगे, नहीं तो एक एक करके निपटाए जाएंगे। एक बात याद रखना, जिस दिन तिरंगा में चांद आ गया, न बर्मा बचेंगे, न शर्मा बचेंगे, न क्षत्रिय बचेंगे, न वैश्य बचेंगे, न कबीरपंथी बचेंगे, न रैदासी, न परशुराम वाले बचेंगे, न तुलसीदास वाले बचेंगे। एक बात याद रखना, जिस दिन तुम्हारे तिरंगा में चांद हो जाएगा, न तुम्हारा घर बचेगा, न जल बचेगा, न जमीन बचेगी, न जोरू बचेगी, न बच्चे बचेंगे। बांग्लादेश में भी उनके पास भी संपत्ति थी, व्यापार था, बच्चे थे, पत्नी थी, एक नहीं बची। हिंदू राष्ट्र सनातन बच्चों को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। जहां कथा करने जाते हैं वहीं मंच से इस तरह के बयान दे रहे हैं, जिसको लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और चलिए अब आपको एक बड़ी खबर दिखाते हैं, और बड़ी खबर अजमेर से है, जहां एक टीचर का विवादास्पद बयान सामने आया है और यहां टीचर ने पाकिस्तान को भारत का बड़ा भाई बता दिया। इनका तर्क आप सुनेंगे ना तो आपको भी थोड़ी हैरानी यहाँ पर होगी कि आखिर क्यों इनको बड़ा भाई पाकिस्तान में नजर आ रहा है। अजमेर कॉलेज सम्मेलन में ये बयान दे रहे थे मास्टर जी, जहाँ पर उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए अपने पाकिस्तान को बड़ा भाई बता दिया। देखिए आप जरा इनका क्या तर्क है इसके पीछे। 14 अगस्त 1947 को भारत के राजनीतिक पटल पर या पूरे विश्व के पटल पर एक नाम आया इस देश का। क्या नाम है? अरे बोलो यार, पाकिस्तान। जोर से बोलो, डरते क्यों? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है आपको, लेकिन आप किसी को गाली नहीं बक सकते, लेकिन सही तो बोलो। और 15 अगस्त 1947 को सुबह 10 साढ़े 10 बजे जो भी समय हुआ, एक देश आ गया, भारत। पाकिस्तान हमसे 12 घंटे बड़ा है, बड़ा भाई है हमारा। तो देखा आपने, प्रिंसिपल साहब हैं, कह रहे हैं कि 14 अगस्त को पाकिस्तान बना, 15 को भारत बना, इसलिए पाकिस्तान हमसे बड़ा भाई है। बहरहाल इस पर सियासी प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन बात अब यहाँ पर करते हैं थार गाड़ी। देखिए 25 मिनट किस तरह से एक व्यक्ति को तरपाता रहा ये थार का ड्राइवर। जरा सोचिए आप कि थार जैसी बड़ी गाड़ी किसी के पैर पर चला दी जाए, और 2-4 सेकंड के लिए नहीं बल्कि करीब 25 मिनट तक, तो उस व्यक्ति को कितना दर्द यहाँ पर झेलना पड़ेगा। बिल्कुल, तो दबंगों की ऐसी जो दरिंदगी है वो यूपी की राजधानी लखनऊ में दिखी है। कैसे जो दबंग है वो उत्पात मचाते हुए नजर आए लखनऊ में, तस्वीरें आपको दिखाते हैं। थार के पहियों के नीचे कैसे कानून और इंसानियत को दबा दिया गया है, ये इस बात की तस्वीरें हैं। नवाबों के शहर लखनऊ में कानून व्यवस्था को कैसे गाड़ी के पहियों तले रौंद दिया गया, ये इस बात की तस्वीरें हैं। चंद सेकंड के लिए भी अगर सैकड़ों किलो की इस भारी भरकम गाड़ी का पहिया किसी पर चढ़ जाए तो क्या हाल हो सकता है, इसका अंदाजा ही लगाया जा सकता है। लेकिन इस शख्स को दबंगों ने अपनी थार के पहियों के नीचे करीब 25 मिनट तक दबा कर रखा। देखिए कैसे ये शख्स इस पहिए के नीचे दबा है और कैसे गाड़ी से आरोपी उतर रहे हैं। लोग गाड़ी की चाबी मांग रहे हैं, आवाज सुनाई दे रही है। बताया जा रहा है कि जो शख्स गाड़ी के नीचे दबा है वो 2 पक्षों में झगड़ा शांत करा रहा था, लेकिन इन दबंगों ने उसे ही थार से कुचल दिया। आपको बताते हैं पूरा मामला क्या है।
घटना लखनऊ के विभूति खंड इलाके की है। यहाँ के समिट बिल्डिंग परिसर में ये सब होता है। कारोबारी पवन पटेल अपने दोस्त प्रशांत और कुछ दोस्तों के साथ आए थे। रात करीब 1 बजे सभी लोग पार्किंग से बाहर निकल रहे थे। तभी परिसर में खड़ी थार और एक दूसरी कार में सवार युवक आपस में झगड़ा करते दिखे। पवन ने झगड़ा शांत कराने की कोशिश की, युवक भड़क गए और गाली गलौज के बाद मारपीट शुरू कर दी। आरोप है कि झगड़ा कर रहे युवकों ने पवन के दोस्त प्रशांत की चेन लूटने की कोशिश की। आरोपियों ने पवन को थार से टक्कर मारकर मौके से भागने की कोशिश की। प्रशांत ने सुरक्षा गार्ड से गेट बंद करने को कहा। इसके बाद आरोप है कि दबंगों ने गाड़ी बैक कर पवन को कुचलते हुए उनके दोनों पैरों पर गाड़ी चढ़ा दी। करीब 25 मिनट तक गाड़ी ऐसी ही खड़ी रही। पवन ऐसी ही गाड़ी के नीचे तड़पता रहा। पवन नाम का एक व्यक्ति जो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करके रात लगभग 1 बजे यहाँ से जब निकला तो थार सवार 3 युवक उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा देते हैं और गाड़ी चढ़ा करके सिर्फ आगे नहीं निकल जाते हैं बल्कि गाड़ी वहीं छोड़ देते हैं और 25 मिनट तक वो व्यक्ति अपना पाँव गाड़ी के टायर के नीचे फंसा हुआ पाता है, चीखता है, चिल्लाता है। कुछ लोग उसे बचाने आते हैं और बहुत सी जद्दोजहद के बाद करीब 25 मिनट के बाद उस व्यक्ति को गाड़ी के नीचे से निकाल करके अस्पताल पहुंचाया जाता है। स्थानीय लोगों और पुलिस ने मिलकर भारी मशक्कत के बाद पवन को थार के नीचे से निकाला। तब तक पवन दर्द के मारे बेहोश हो चुके थे। अस्पताल में पवन की हालत नाजुक बनी हुई है। जिस जगह ये घटना हुई वो समिट बिल्डिंग बेहद जानी मानी है। लखनऊ के बेहद पौश इलाके में बनी है और इसके पास में ही पुलिस चौकी भी है। लेकिन दबंगों को शायद किसी का डर नहीं था। सबसे खास बात यह है कि ये जो इमारत है, इस इमारत के ठीक बगल में ये जो गुलाबी पत्थर लगी हुई इमारत दिखाई दे रही है, ये दरअसल विभूति खंड थाने की समिट बिल्डिंग चौकी है। और ये जो समिट बिल्डिंग चौकी है, इस चौकी के ठीक 20 मीटर की दूरी पर जहां मैं खड़ा हूं, इसी जगह वो हादसा होता है। कहा यह गया कि आकाश और मोहित नाम के 2 शख्स जो नामजद हैं और इसके अलावा एक तीसरा शख्स, ये 3 लोग थार में बैठे हुए थे। पुलिस ने इस मामले में उत्तराखंड के रुद्रपुर निवासी आकाश यादव और मोहित मेवाड़ी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना में इस्तेमाल थार को कब्जे में ले लिया गया है। बाकी की तलाश में छापेमारी की जा रही है। लेकिन ये तस्वीरें इस बात की गवाही हैं कि किस तरह दौलत के नशे में कानून और इंसानियत को कुचला जा रहा है। लखनऊ से रणवीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। और चलिए आगे बढ़ेंगे। मिर्जापुर जिम धर्मांतरण केस में बड़ी खबर आपको बता दें, बड़े कारपेट व्यवसायी से कनेक्शन सामने आया है। कई नेताओं के साथ कनेक्शन होने की भी खबर फिलहाल मिल रही है। इस मामले की पुलिस जांच कर रही है और इन लोगों के नेटवर्क अब यहाँ पर तलाशे जा रहे हैं। देखिए, मुख्य आरोपी इमरान के खिलाफ जांच यहाँ पर लगातार जारी है। उसको एयरपोर्ट से यहाँ पर गिरफ्तार किया गया था, विदेश भागने की फिराक में था और अब किन किन लोगों से ये लोग संपर्क में थे यहाँ पर देखा जा रहा है। और बड़े कारपेट व्यवसायी का नाम अब यहाँ पर सामने आ रहा है, जिससे इनके कनेक्शन को अब पुलिस तलाशेगी। बिल्कुल, तो जैसे जैसे जांच पुलिस कर रही है, कई जो नई चीजें हैं वो निकलकर सामने आ रही है। कई जो बड़े नेता हैं उनसे भी इसका कनेक्शन जो है वो सामने आया है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। आने वाले समय में और जो खुलासे हैं इस मामले में हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं बजट सत्र की। देखिए, बजट सत्र को लेकर बड़े अपडेट अब यहाँ पर आ रहे हैं। आज सुबह करीब 11 बजे सर्वदलीय बैठक इस मामले को लेकर होनी है और 28 जनवरी से जो बजट सत्र है इस बार का वो शुरू हो रहा है। केंद्र सरकार ने 28 जनवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र से पहले आज 11 बजे सर्वदलीय बैठक यहाँ पर बुलाई है, ताकि इस सत्र को लेकर जो तमाम पार्टियां हैं उनसे चर्चा की जा सके और राष्ट्रपति के अभिभाषण से पहले सरकार विधायी प्राथमिकताओं पर सहमति यहाँ पर बनाना चाहती है। प्रशांत हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए। प्रशांत, बजट से पहले बजट सत्र को लेकर ये बड़ी खबर मिल रही है, सर्वदलीय बैठक होने वाली है, क्या कुछ और जानकारी से लेकर? जी देखिए, हर सत्र के पहले ये परंपरागत तौर पर सरकार सभी दलों की बैठक बुलाती है। आज भी बैठक बुलाई गई है। इसमें सरकार की तरफ से जो उनकी प्राथमिकताएं हैं, जैसे इस बार बजट जो सबसे बड़ी प्राथमिकता है उसको बताया जाएगा, लेकिन विपक्ष की तरफ से वो तमाम मुद्दे रखे जाएंगे जो उठाना चाहती है, जिसमें जो विकसित जी राम जी बिल वाला मामला है जिस पर कांग्रेस पार्टी जिस पर आंदोलन चला रही है, उसके अलावा SIR से जुड़े जो मुद्दे हैं और भी कई मुद्दे हैं। 5 राज्यों में चुनाव है तो जाहिर है तो सभी मुद्दे विपक्ष की तरफ से उठाए जाएंगे जो वो सदन में उठाना चाहते हैं, वो सरकार के सामने रखेंगे। जी धन्यवाद प्रशांत, आपका तमाम जानकारी देने के लिए इस खबर पर।
पहाड़ों पर भारी बर्फबारी हो रही है और बर्फबारी के इस दौर के बीच हिमाचल से एक ऐसी खबर सामने आई है जो आपकी आंखें नम कर देगी। देखिए यहाँ पर अब तक जिसने भी सोशल मीडिया पर इस वीडियो को देखा है वो हर कोई इस बेजुबान की वफादारी की मिसाल दे रहा है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले की पहाड़ियों को देखिए। यहाँ हड्डियां कंपा देने वाली ठंड पड़ रही है। किसी के लिए इस ठंड में बाहर निकलना मुश्किल है, लेकिन ये ठंड एक बेजुबान की वफादारी को डिगा नहीं सकी। देश में जहां कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक बहस हो चुकी है, वहीं इस बेजुबान से साबित कर दिया है कि कुत्ते आज भी इंसान के सबसे वफादार साथी हैं। बीते 4 दिन से ये बेजुबान अपने मालिक के शव के पास बैठा हुआ है। तेज हवाएं चली, बर्फबारी हुई, लेकिन इसकी वफादारी मौसम की मार के आगे चट्टान की तरह डटी रही है। न सिर्फ बीते 4 दिन ये जानवर अपने मालिक के शव के पास बैठा रहा, बल्कि उसके शव को जंगली जानवरों से भी बचाता रहा है। सोमवार को जब इस शख्स को बचाने के लिए रेस्क्यू टीम भी मौके पर पहुंची, तो उनके लिए भी ये काम आसान नहीं था। शुरुआत में ये कुत्ता काफी गुस्से में दिखाई दिया। उसे लगा कि ये लोग उसके मालिक को चोट पहुंचाने आए हैं, मगर जैसे जैसे टीम ने पुचकारा, उस बेजुबान को समझ में आ गया कि आखिरकार मदद पहुंच चुकी है। तो देखा आपने, एक भावुक कर देने वाली खबर है, क्योंकि इस वक्त बहुत सर्द मौसम है, तमाम जगहों पर बर्फबारी बहुत ज्यादा हो रही है। आगे बढ़ते हैं और अब आयुषी बताइए इस वक्त की हेडलाइंस क्या है। चलिए अब आगे बढ़ते हुए हेडलाइंस आपको बताते हैं। बरेली में सिटी मजिस्ट्रेट स्थिति को लेकर यूपी सरकार की बड़ी कार्रवाई, मजिस्ट्रेट को किया निलंबित, विभागीय जांच के दिए आदेश। गंगोत्री धाम में गैर हिंदुओं की एंट्री बैन, केदारनाथ बद्रीनाथ में भी तैयारी। समिति के चेयरमैन बोले ये कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है। गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के माता पिता को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 2024 के एफआईआर के संबंध में हुई गिरफ्तारी, फिरौती की रकम का इस्तेमाल करने का भी लगा आरोप। कानपुर देहात में 500 रुपए के बाद में एक शिक्षक ने 11वीं के छात्र की हत्या कर दी। धारदार हथियार से काटा गला, इलाज के दौरान हुई छात्र की मौत। बिहार के गोपालगंज में दरंदगी, दरवाजे पर खेल रही 1.5 साल की बच्ची से दुष्कर्म, आरोपी हुआ गिरफ्तार। आज भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच होगी सबसे बड़ी व्यापारिक साझेदारी। भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन में होगा मुफ्त व्यापार समझौते का ऐलान। 28 जनवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र से पहले आज बुलाई गई है सर्वदलीय बैठक। संसद की शांतिपूर्ण कार्यवाही को लेकर होगी चर्चा। बैठक से पहले सोनिया गांधी के आवास पर होगी कांग्रेस सांसदों की मुलाकात। जम्मू कश्मीर और हिमाचल और उत्तराखंड तक अब तक नहीं थम रही बर्फबारी, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। दिल्ली राजस्थान में तेज हवाओं के साथ बारिश की जताई संभावना। अमेरिका के उत्तरी भाग के शहरों में बर्फीले तूफान ने मचाया कहर। न्यूयॉर्क समेत कई इलाकों में बिजली हुई गुल, कई फीट बर्फ में दबी सड़कें। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खेलने पर भी सस्पेंस बरकरार। पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने देर रात पीएम शहबाज से की मुलाकात, जल्द ले सकते हैं फैसला। आगे बढ़ते हैं और अब कानपुर से एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। देखिए, कानपुर में कोडिन कफ सिरप मामले में अब बड़ा एक्शन यहां पर हो सकता है। विनोद अग्रवाल की संपत्ति के खिलाफ एक्शन लेने की तैयारी की जा रही है और संपत्ति को जल्द ही जब्त करने की तैयारी यहां पर अब प्रशासन कर रहा है। कोडिन कफ सिरप जिस पर लंबे समय से जो जांच है वो लगातार की जा रही है। कई लोगों पर अब तक शिकंजा कसा जा चुका है और अब बड़ी खबर ये मिल रही है, बड़ा अपडेट ये मिल रहा है कि और भी बड़े एक्शन जो है इस मामले में देखने को मिल सकते हैं। विनोद अग्रवाल की संपत्ति के खिलाफ जो एक्शन है वो जल्द हो सकता है। संपत्ति को जल्द ही जब्त करने की कार्रवाई जो है वो की जा सकती है। तो इससे पहले भी इस मामले में कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। कई जगह पर जो है आरोपियों के ठिकानों पर बुलडोजर एक्शन भी देखने को मिला है। रणवीर हमारे साथ जुड़े। रणवीर, बताइए कफ सिरप मामले को लेकर किस तरह से जांच अब आगे बढ़ी है, कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं और ये जो व्यक्ति हैं कहां पर इनकी संपत्तियां हैं जिसको जब्त करने की बात अब हो रही है? देखिए, कानपुर में या उत्तर प्रदेश के बाकी जिलों में लगातार जो कोडिन कफ सिरप का मामला था इसको लेकर के जांच चल रही है और जो फिलहाल पुलिस की और जो जांच एजेंसियां हैं इनकी जो
प्रायोरिटी है वो ये है कि इस पूरे मामले के अंदर तक तह तक जाएं, और इसीलिए जो 50,000 रुपए का जो सिरप कांड का इनामी था, इसमें ये नारनौल में छुपा हुआ था और इसको लेकर के लगातार जांच चल रही थी। इस बीच जो सबसे बड़ा नाम है वो शुभम जायसवाल का है, जो कि दुबई में छुपा बैठा है। लेकिन शुभम जायसवाल के साथ में मिल करके जो काम करते थे, इस पूरे नेक्सस को बढ़ाते थे, इन लोगों की सहारनपुर से लेकर गाजियाबाद से लेकर के वाराणसी, जौनपुर और पूर्वांचल के वो सारे जिले शामिल थे जहां पर इस गैंग के माफिया जुड़े हुए थे। और इनके पास से आपको बताएं कि 11.5 लाख बोतलें बरामद हुई और 8.5 लाख बोतलें अभी भी बताई जा रही हैं कि गायब हैं। तो इस तरह से जो कफ सिरप था, कफ सिरप कहीं से नकली नहीं था, लेकिन उसका गलत इस्तेमाल किया जाता था। और यही वजह है कि सरकार को इस बात का शक है कि मार्केट में बिक रही कफ सिरप का खांसी के लिए नहीं बल्कि नशे के लिए इस्तेमाल होता था। और शुभम जायसवाल की गिरफ्तारी जब होगी तब इस मामले में और ज्यादा खुलासे होंगे। लेकिन अब तक जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उनसे पूछताछ के आधार पर अलग अलग जिलों में छापेमारी करके लगातार कार्रवाई हो रही है, और जो कफ सिरप रखी है उसको बरामद करके आरोपियों की गिरफ्तारी का काम चल रहा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रणवीर आपका सब जानकारी के लिए। तो देखिए, इस मामले में जांच आगे बढ़ रही है। विनोद अग्रवाल की संपत्तियों के खिलाफ ये एक्शन यहाँ पर होगा, लेकिन शुभम जायसवाल जो इस मामले का मुख्य आरोपी है, उसको अभी भी यहाँ पर वो गिरफ्त से बाहर है, विदेश में वो छुपा हुआ है, और इससे जुड़े हुए लोगों को फिलहाल यहाँ पर पुलिस जो है उस पर एक्शन ले रही है। तो देखिए, मामला बहुत बड़ा है, कफ सिरप से जुड़ा हुआ है। जैसे कि हमारे सहयोगी में आप बता रहे थे कि कोडीन कफ सिरप, जिसका इस्तेमाल गलत तरीके से, गलत वजहों में यहाँ पर किया जा रहा था, और इसको लेकर ये पूरा का पूरा मामला सामने आया। और एक एक करके इसके कनेक्शन जब जुड़े तो ये काफी बड़ा नेक्सस यहाँ पर निकला, और इसमें अब जो भी संलिप्त लोग थे अब उनके खिलाफ ये कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात सतुआ बाबा की करते हैं। सतुआ बाबा ताबिश आपको याद होंगे, जो कुछ दिनों पहले काफी चर्चा का विषय बने हुए थे, और अब अखिलेश यादव ने उन पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं? देखिए, आंखें दिन भर बंद रहती हैं और जाग कर भी मदहोश रहते हैं। ये एक तरह का सांकेतिक निशाना है उनकी तरफ से। अब क्या कहना चाह रहे हैं आप इसको खुद समझ लीजिए। सतुआ बाबा जो कि अपनी गाड़ियों को लेकर, अपने जिस तरह का उनका रहन सहन है उसको लेकर काफी सुर्खियां उन्होंने बटोरी थी, और अब अखिलेश यादव इन्हीं पर निशाने यहाँ पर साध रहे हैं। क्यों अखिलेश यादव इनको टारगेट पर ले रहे हैं, देखिए आप। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव एक दूसरे के खिलाफ राजनीतिक वार पलटवार में कितने धुरंधर हैं, इसके प्रमाण आजकल लगातार दिख रहे हैं। 26 जनवरी के दिन दोनों नेताओं के जो बयान पूरे दिन छाए रहे, उससे यही संकेत मिल रहा है कि सर्दी के बीच उत्तर प्रदेश चुनावी बुखार में तपने लगा है। शुरुआत योगी आदित्यनाथ के उस बयान से हुई जो उन्होंने 25 जनवरी को दिया। योगी शिक्षा के बारे में बात कर रहे थे और निशाना पूर्व सरकार पर था। पिछली सरकारों ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वहां गरीब का बच्चा पढ़ता था, और 12 बजे सोकर के उठने वाले बबुआ को कहां फुर्सत थी कि उन गरीबों के बारे में सोच सके। उसको देश दुनिया की कोई जानकारी नहीं होगी, वो लेना भी नहीं चाहेगा। और परिणाम क्या होता था? उत्तर प्रदेश के नौजवान के सामने पहचान का संकट खड़ा होता था। उनको पता ही नहीं था कि बेसिक शिक्षा उनके समय में बंजर हो चुकी थी, माध्यमिक शिक्षा नकल का अड्डा बन चुकी थी, और पहचान का संकट यहां के नौजवानों के सामने खड़ी होती थी। कुछ चंद माफिया यहां के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते थे। योगी को जवाब देते हुए अखिलेश ने एक्स पर लिखा, मुख्यमंत्री जी मंच पर अपने झूठ का प्रपंच न फैलाएं और शिक्षा में सुधार का असत्य राग न आलापें। किसी ने याद दिला दिया कि आपके शासनकाल में शिक्षक से लेकर शिक्षा मित्र तक आंदोलित रहे हैं, और आप ही हैं जो स्कूल बंद कर रहे हैं, तो आप बगले झांकने लगेंगे। शुक्र मनाइए उस पीडीए पाठशाला आंदोलन का, जिसके दबाव में आप पीछे हटने को बाध्य हुए और शिक्षा पटरी पर आई। शिक्षा भाजपा के एजेंडे में है ही नहीं, क्योंकि शिक्षित सवाल करता है और रूढ़िवादियों को उखाड़ फेंकता है। 12 बजे सोकर के उठने वाले बबुआ को कहां फुर्सत थी कि उन गरीबों के बारे में सोच सके। अगर ध्यान से देखोगे तो दिन भर आंखें बंद रहती हैं और जाकर भी मदहोश रहते हैं वो।
और सुना है कोई एक सतुआ बाबा एक बथुआ बाबा। ये मौसम तो बथुआ का है, तो इसलिए हम लोगों को बहुत सावधान भी रहना है कि जो लोग ऐड देख करके हमें धोखा दे रहे हैं, प्रचार करा करके धोखा दे रहे हैं, सोचिए देश कहां पहुंच गया और कहां जाना चाहिए था। इसलिए संविधान पे देश चले और संविधान के तहत फैसले हों। आज शंकराचार्य जी के सामने भी संकट पैदा कर दिया सरकार ने, सोचिए आप। और चलिए आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे पद्म पुरस्कारों की, जिनके नामों का जब से ऐलान हुआ है तब से इस मामले को लेकर सियासत लगातार होती जा रही है। ऐसा इसीलिए क्योंकि पद्म विभूषण पुरस्कारों के लिए 5 नामों का ऐलान हुआ है, जिनमें से जो 3 नाम हैं वो केरल के हैं। और विपक्ष यही सवाल उठा रहा है कि जहां चुनाव होते हैं वहीं बीजेपी को टैलेंट भी दिखता है। पद्म पुरस्कार देश का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान, लेकिन इस बार सम्मान से ज्यादा सवालों की गूंज है। सवाल इसलिए क्योंकि पद्म विभूषण पुरस्कार के जिन 5 हस्तियों के नाम का ऐलान हुआ है उसमें 3 हस्ती केरल के हैं। ऐसे में विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि केरल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसलिए इसमें 3 नाम केरल के हैं। कांग्रेस नेता उदित राज का कहना है कि सरकार को जहां चुनाव होते हैं वहां टैलेंट नजर आता है, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि पीएम ने अवार्ड्स को लेकर नैरेटिव बदला है। पहले खास लोगों को पुरस्कार मिलता था, अब आम लोगों को भी मिलता है। ये तो सर्वथा विदित है कि जहां चुनाव होता है वहां पर ही इनको प्रतिभाएं दिखती है। बिहार में चुनाव हो रहा था तो वहां प्रतिभा दिख गई, वहां भारत रत्न तक दे दिया। तो जहां जहां चुनाव होता उस तरह का ये करते हैं। इसलिए कल शाम को मैं काफी लोगों से चर्चा किया और सोशल मीडिया में भी है, अब कोई ध्यान नहीं देता। पद्म श्री, पद्म विभूषण, यहाँ तक कि भारत रत्न तक का भी चर्चा उतना नहीं होती। देखिए, पद्म पुरस्कार अथवा जो हमारे सैन्य पुरस्कार हैं वो निश्चित रूप से जिस व्यक्ति को मिलते हैं उस व्यक्ति का विभिन्न क्षेत्रों में जो उनकी सहभागिता होती है, जिसके कारण से भारत का नाम रोशन होता है, इसलिए दिया जाता है। और जिन सभी लोगों को ये पद्म भूषण या पद्मश्री अथवा पद्म विभूषण मिले हैं वो निश्चित रूप से ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो एक नैरेटिव चेंज किया, पहले खास लोगों को मिला करता था, आज आम लोगों को मिलता है, और ये भारत के हर नागरिक के लिए गर्व की बात है। ऐसा नहीं है कि पद्म पुरस्कारों को लेकर सियासत पहली बार हो रही है। ऐसा पहले कई बार हो चुका है जब विपक्ष पुरस्कारों में नाम को लेकर सवाल उठाता रहा है। ये आरोप लगते रहे हैं कि सरकार अपने सियासी फायदे के लिए उन नामों को ज्यादा तरजीह देती है जहां उसे फायदा लेना होता है। बहरहाल इस बार पद्म पुरस्कारों के लिए जिन नामों का ऐलान हुआ है उसमें पद्म विभूषण पाने वाले केरल के 3 लोग हैं। इसमें केरल के पूर्व मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंदन, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस केटी थॉमस और वरिष्ठ साहित्यकार और आरएसएस से जुड़े विचारक पी नारायणन का नाम शामिल है। केरल में अप्रैल-मई में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। ऐसे में पुरस्कारों में नाम को लेकर विपक्ष यही सवाल उठा रहा है कि क्या ये सिर्फ सम्मान है या इसके पीछे राजनीतिक गणित भी छुपा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। देखा आपने, पद्म पुरस्कारों को लेकर सियासत यहां पर हो रही है, लेकिन इसके अलावा और किन मुद्दों को लेकर सियासत हो रही है वो आपको बताते हैं। देखिए, सवाल यह है कि क्या राष्ट्रगीत वंदे मातरम के लिए भी राष्ट्रगान जनगण मन जैसे नियम लागू होंगे। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार इसको लेकर एक बड़ा फैसला कर सकती है, और अब ये मामला चर्चा में आते विपक्ष ने विरोध करना इसको लेकर शुरू कर दिया है। कांग्रेस कह रही है कि हवा में शिगुफा छोड़ देना सरकार की आदत रही है। नंबर 266। दिसंबर में राष्ट्रीय गीत पर संसद में हुई चर्चा के बाद इसकी रचना की 150वीं जयंती पर केंद्र सरकार एक बड़ा कदम उठाने पर विचार कर रही है। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय में विचार हो रहा है कि क्या वंदे मातरम के गायन के समय भी वही नियम कायदे हों जैसे कि राष्ट्रीय गान जन गण मन के गायन के समय होती हैं। हालांकि अभी तक इसको लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है। ठीक है, वंदे मातरम तो ये आज़ादी के वक्त में ये कांग्रेस के
द्वारा सारे देश में गाया गया था और वो एक आज़ादी का हमारा एक परचम है। अभी वंदे मातरम के गायन के समय खड़े होने अनिवार्य रूप से गाने जैसे प्रावधान नहीं है। राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण कानून 1971 अभी केवल जन गण मन पर ही लागू होता है। वंदे मातरम के लिए भी ठीक वैसे ही नियम बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट और कई हाई कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई हैं। इस पर केंद्र सरकार ने यही कहा है कि ये नियम जन गण मन पर लागू होते हैं, वंदे मातरम पर नहीं। संविधान 51A अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय गान जन गण मन के सम्मान का दायित्व नागरिकों पर है। इसके बारे में गृह मंत्रालय ने विस्तृत निर्देश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि जन गण मन के गायन के समय सभी को खड़े होना और गाना अनिवार्य है। इसके अलावा अगर कोई राष्ट्रीय गान के समय बाधा डालता है और दूसरों को रोकता है तो उसे 3 साल तक की सजा हो सकती है। लेकिन वंदे मातरम के गायन के समय इस तरह के निर्देश नहीं है। वंदे मातरम के गायन के समय भी जन गण मन वाले नियमों को लेकर कांग्रेस के सीनियर लीडर प्रमोद तिवारी ने कहा कि हवा में शिगुफा छेड़ देना सरकार की आदत है। देश का राष्ट्रगान एक ही हो सकता है। जो पार्लियामेंट का एजेंडा है उसमें इसका कहीं कोई जिक्र नहीं, उल्लेख नहीं, पर इस सरकार की आदत है कुछ मुद्दे हवा में उछाल देने की। जहां तक सवाल है वंदे मातरम का, इसकी राष्ट्रगान एक देश का एक ही हो सकता है, वो है। और हमें गर्व है कि आजादी के दौरान, आजादी के बाद उसे हमने वो महत्व दिया है। मेरा आस है कांग्रेस पार्टी से है, कांग्रेस सरकारों से है, जो उसको मिलना चाहिए। वंदे मातरम के गायन को लेकर विवाद होता आया है। कई मुस्लिम संगठन इसके विरोध में हैं। बीजेपी इसे लेकर कांग्रेस पर भी निशाना साधती रहती है। पिछले साल संसद के शीतकालीन सत्र में दोनों सदनों में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर चर्चा हुई, जिसमें कांग्रेस पर निशाना साधा गया। ये कहा गया कि कांग्रेस ने तुष्टीकरण के कारण वंदे मातरम के 2 टुकड़े कर दिए। उधर विपक्ष का मानना है कि पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मोदी सरकार इस मामले को तूल दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। और चलिए आगे बढ़ते हुए पश्चिम बंगाल से खबर आपको बता दें, जहां बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि टीएमसी के गुंडों ने तोड़फोड़ की है। टीएमसी के गुंडों ने बीजेपी के स्टे में आग लगाई है। बीजेपी ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। शुभेंदु समेत दूसरे बीजेपी नेताओं ने कोलकाता के ठाकुर पुकुर थाने का घेराव यहां पर इस मामले को लेकर किया है। ये जो घटना यहाँ पर हुई थी उसको लेकर अब टीएमसी पर हमला यहां पर शुभेंदु अधिकारी साध रहे हैं। एक और खबर आपको पश्चिम बंगाल से यहां पर हम बता दें। देखिए, पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। फरवरी में दिल्ली जाएंगी अब ममता बनर्जी इस मामले को लेकर, और ईसीआई के खिलाफ बड़ा विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी ममता बनर्जी कर रही हैं। विपक्ष को एकजुट करने की तैयारी में भी है ममता। संसद सत्र के दौरान दिल्ली आने की संभावना जताई जा रही है ममता बनर्जी की। तो देखिए, पश्चिम बंगाल में एसआईआर के खिलाफ कई बार हम देखते आए हैं, ममता बनर्जी प्रदर्शन करती हुई नजर आई हैं, और अब तैयारी दिल्ली की है कि जल्द ही दिल्ली में आकर भी जो है प्रदर्शन कर सकती है ममता बनर्जी। फरवरी में दिल्ली आने की संभावना ममता बनर्जी की है। ऋतिक हमारे साथ जुड़े हैं। ऋतिक, बताइए अब क्या तैयारी हो रही है यहाँ पर इस एसआईआर के मामले को बढ़ चढ़कर उठाने की टीएमसी की तरफ से? देखिए, चर्चा जो है वो शुरू हो गया है, तैयारी जो है वो शुरू हो गई है। तृणमूल कांग्रेस के जो टॉप लीडरशिप है वो हमें यह से ही जानकारी दे रहे हैं। ममता बनर्जी अब खुद मोर्चा संभालेंगी, वो भी नेशनल कैपिटल पर। गौर फरमाना चाहूंगा कि ममता बनर्जी जिस तरीके से एसआईआर के चलते बंगाल के लोग हिरास हो रहे हैं, इसके अलावा कई सारे लोगों की मौत हुई है, इस बात को लेकर वो लगातार जो है पत्र भेज रही है मुख्य चुनाव आयोग को। लेकिन जिस तरीके से जवाब उसमें मिल रहा है या फिर चुनाव आयोग से जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, इससे बेहद नाखुश है ममता बनर्जी। तो उन्होंने फैसला लिया है कि फरवरी के महीने में वो अब दिल्ली जाकर वहां पर एक बड़ा मोर्चा निकालने वाली है। लेकिन इसका स्वरूप क्या होगा, तारीख जो है वो अभी तक तय नहीं हुआ है। तृणमूल कांग्रेस के अंदर में एक हिस्से का कहना है कि हो सकता है जब ये बजट सत्र विधानसभा जो इस पार्लियामेंट का हो रहा है उस दौरान ममता जी वहां पर पहुंच सकती है, या फिर एसआईआर का जो दूसरे चरण का काम बंगाल में फिलहाल जारी है वो खत्म होने के बाद वहां पर ऋतिक, एक और
दौरान मामला यहाँ पर है, वो जो एक शुभेंदु बड़ा अधिकारी अब टीएमसी पर यहाँ पर हमला कर रहे हैं कि बीजेपी के स्टे पर आग लगाने की घटना में टीएमसी के लोग यहाँ पर शामिल थे। जरा इस मामले के बारे में बताइए, अब तक क्या कार्रवाई यहाँ पर हुई है और किन लोगों के नाम सामने आए हैं? देखिए, परसों रात की जो घटना है, जहां पर बेहाला के शौखेर बाजार इलाके में बाकायदा वहां पर भारतीय जनता पार्टी एक प्रोग्राम कर रहे थे, उस दौरान वहां पर आगजनी की गई जिसमें विप्लव देव भी शामिल हुए थे। उसके बाद जो है अभी तक कई घंटे बीत चुके हैं, लेकिन इस मामले में गिरफ्तारी नहीं हुई है। बीजेपी का आरोप है कि तृणमूल के जो वहां पर जो लोकल काउंसिलर है, जिनका दफ्तर बिल्कुल उस सभा मंच से बिल्कुल पास में था, वहां से दरअसल भड़काऊ भाषण दिया गया, उनके फ्लैग्स लगवाने में बाधा डाले गए, फिर तोड़फोड़ किया गया, आगजनी भी की गई। कल शुभेंदु अधिकारी और तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता ठाकुरपुकुर थाना पहुंच गए थे, हल्ला बोल किए, थाना घेराव कर रखा और उसके अलावा पुलिस ने भी वहां पर घेराबंदी कर दी और उन्होंने लगातार ये सवाल उठा रहे कि अभी तक किसी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है, इस पर वो दबाव बना रहे। पुलिस के कहना है कि इस मामले पर वो जो है इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, लेकिन इस मामले में मैं जरा जिक्र करना चाहूंगा, दोनों पक्ष से जो है एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप हुआ है। तृणमूल का भी कहना है कि तृणमूल के पार्टी ऑफिस में भी बीजेपी के कार्यकर्ता उस शाम को जाकर तोड़फोड़ किया था। बहुत शुक्रिया ऋतिक आपका सब जानकारी के लिए। तो देखिए आयुषी, यहाँ पर दो मामले, एक तरफ ममता बनर्जी जो एसआईआर का मुद्दा उठा रही हैं और बीजेपी यहाँ पर सीधे सीधे गुंडागर्दी का आरोप टीएमसी पर लगा रही है। बिल्कुल, आप चलिए इस पर लगातार अपडेट भी आगे आपको देते रहेंगे, लेकिन यूपी के हाथरस से एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता दें। मामूली कहासुनी में हिंसा हो गई है हाथरस में। गोली मारने की धमकी का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिससे इलाके में अब दहशत का माहौल देखा जा रहा है। ये तस्वीरें जरा देखिए आप ध्यान से, किस तरह से ये लोग मारपिटाई करते हुए यहाँ पर नजर आए हैं। गोली मारने की धमकी तक यहाँ पर दी गई है और मामला मामूली सी कहासुनी को लेकर शुरू हुआ, जिससे यहाँ पर तनातनी इस कदर बढ़ गई कि दबंगों ने हाथापाई यहाँ पर शुरू कर दी। राइफल लहराते हुए यहाँ पर धमकी देते हुए ये लोग नजर आए। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हुए, गमछे पर जिस तरीके से सियासत हो रही है उसे लेकर अपडेट आपको देते हैं। जहां कुर्सी के बाद राहुल गांधी के गमछे पर जो तकरार है, जो विवाद है, वो होता हुआ नजर आ रहा है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा सहित बीजेपी के कई नेताओं ने राहुल गांधी के इस व्यवहार की आलोचना की है। वहीं दूसरी ओर अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस के नेताओं ने भी कार्यक्रम में बिना गमछे के नजर आ रहे हैं। अन्य नेताओं की तस्वीरों के जरिए जवाब दिया है। गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम की थीम नॉर्थ ईस्ट की थी, लिहाजा सभी अतिथियों को वहां का गमछा पहनने को रखा गया था। इसी बीच राहुल की तस्वीर सामने आई, जिस पर बीजेपी नेताओं ने सवाल उठाया, जिसके बाद कांग्रेस ने अब राजनाथ सिंह की तस्वीर जारी की है और उस पर भी सवाल उठाए हैं। तो नासिर हुसैन जो कांग्रेस नेता है, उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे विवाद पर, वो भी आपको सुनवाते हैं। राहुल गांधी को लेकर के जो बीजेपी के दावे हैं कि उन्होंने गमछा पहनने से इनकार कर दिया, उस पर क्या कहना है, नासिर हुसैन को बात करते हैं। आप थे एट होम समारोह में, क्या हुआ विवाद? बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी ने असम का गमछा पहनने से इनकार कर दिया और ये अपमान है असम का। देखिए, इस तरह के लोग जो है झूठ फैलाते हैं, उन लोग को ये समझना चाहिए कि इनका झूठ पकड़ा जाता है और इस तरीके से किसी भी लीडर को टारगेट करके बदनाम करना जो लोग उनको शोभा नहीं देता है। मैं खुद था, उनके साथ में था, मैंने ही रिसीव करके अंदर लेके गया था। हमारे नेता हैं वो, उन्होंने कुछ जो भी वहाँ वेलकम कर रहे थे, गमछा पहना रहे थे, उन्होंने पहनाया तो इन्होंने झुक के गमछा पहन लिया। वही गमछा पहन के आगे तक गए, वहाँ पे अंदर जाके बैठे। उसके बाद हो सकता है वहाँ पे खाने वाने के टाइम पे निकाले होंगे, पर वहाँ तक पहन के गए। उनके अगर सीसीटीवी कैमरास हैं, उनका कोई वीडियोग्राफी है तो उसमें देख लें, उनको पता चल जाए। क्या कह रहे राहुल गांधी ने गमछा पहना था? बिल्कुल पहना था, मैं खुद उसका गवाह हूँ, मैं खुद अपने आंखों से देखूं, उनके साथ में खड़ा हुआ था। कुछ तस्वीरों में लेकिन नजर आ रहा है कि खड़गे जी तो पहने हुए, लेकिन राहुल गांधी के कंधे पर गमछा नहीं है। उनको जब राहुल गांधी जी को शुरुआत में एंटर हुए, वो जब उनको पहनाया गया, वो पहनाए या नहीं पहनाए, वो वीडियो निकाल लीजिए, बोलो उनको।